बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चुनाव की बात हो और डीडी डायलॉग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दूरदर्शन ना हो, डीडी न्यूज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीडी न्यूज आज भी भरोसा भारत का है। और आप जानते हैं कि देश के 5 राज्यों में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसको 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद देश लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों में चला जाएगा। और इन राज्यों में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर यह माना जाता है कि हर 5 साल में, अगर बीते 6 चुनाव की हम बात करें तो बीते 6 चुनाव से हर बार वहां परिवर्तन होता है, सरकार बदल जाती है। क्या इस बार भी ऐसा होगा? परिवर्तन के मूड को भांपते हुए और परिवर्तन के इसी मकसद से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लगातार जो हैं आ रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक तरह से लगातार फ्रीबीज का ऐलान करके अपना जो ढहता हुआ किला है उसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की जो कमान है मुख्य रूप से, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो केंद्र है, केंद्रीय नेतृत्व है, वैसे तो बीजेपी हर बार हर चुनाव को लेकर गंभीर होती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। और राजस्थान के जो प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रहलाद जी हमारे साथ डीडी डायलॉग में और राजस्थान करण में चर्चा करने के लिए। प्रहलाद जी से हम जो बात करेंगे, प्रहलाद जी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो बहुत ही, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ समय में बहुत सारी गतिविधियां देश ने देखी हैं सर। नई संसद हुई, महिला आरक्षण जो बिल है वो कानून बनने जा रहा है, और उन सब में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विश्वसनीय जो सहयोगी के रूप में और विश्वसनीय लेफ्टिनेंट के रूप में प्रहलाद जी हमेशा दिखाई देते हैं। वैसे कर्नाटक के रहने वाले, धारवाड़ से लगातार 4 बार जो है लोकसभा चुनाव जीते हैं, बहुत पॉपुलर नेताओं में से एक हैं कर्नाटक के। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो राजस्थान का जो रण है, राजस्थान की जो चुनावी लड़ाई है बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन आप क्योंकि कर्नाटक से आते हैं इसलिए मैं भी ये पूछ रहा हूं, कर्नाटक में बीजेपी लूज करी थी, पर राजस्थान में कोई चांस नहीं आप ले सकते, तो पूरी ताकत इस बार लगा रखी है, उम्मीदें हैं? एक तो एक राज्य से दूसरे राज्य तुलना तो सभी इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान में जो गत चुनाव में भी हमारा जो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज था, ये तो करीबन 1%, 1.5% था। 1.5 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला था, तो इसके कारण वो सरकार रचा पाए। और जो सरकार रचाया है उनका एंटी इनकम्बेंसी इनके कारनामे के कारण इतना है। देखिए, राजस्थान नारी सम्मान के लिए इतिहास देखते हो तो नारी सम्मान के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है। इधर का कल्चर नारी सम्मान का है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में, महिलाओं के अत्याचार में, दलितों के ऊपर अत्याचार में, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार पूरे से पूरा विफल हो गए। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी अपने एक तो चुनाव तैयारी संगठनात्मक रूप से भी और पॉलिटिकली भी हमने तैयारी पहले से ही शुरू की है। और हमारा परिवर्तन यात्रा तो आप सब लोग भी कवर किए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी तो परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन संकल्प यात्रा हमने निकाला है, लेकिन संकल्प राजस्थान के जनता ने लिया है। संकल्पबद्ध है कि गहलोत सरकार को हटा के भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी को लाने का संकल्प किया है। इसके लिए वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, ये पूरा प्रयास हमारा चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है 2/3 बहुत, 2013 में हमको मैंडेट मिला था, उससे अच्छा मैंडेट इस बार हमको मिलेगा। और
हम एक मजबूत सरकार इधर रचाएंगे। प्रहलाद जी, अभी आपने महिला आरक्षण जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको पारित करने में, और वो भी मतलब इतना जबरदस्त उसको समर्थन मिला, लोकसभा में सिर्फ 2 लोगों ने विरोध किया, राज्यसभा में कोई विरोध नहीं हुआ, वहां से शुरुआत हुई और आज आपने जो है इस मंच पर पहला मुद्दा नारी के जो सम्मान की बात उठाई और महिलाओं पर जो राजस्थान में अत्याचार हो रहा है उसकी बात उठाई। क्या ये राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है महिलाओं का, जो महिलाओं के साथ यहां पर अत्याचार हुआ? क्योंकि बीजेपी ये कहती है 4 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार के मामले हुए। तो ओवरऑल तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू के साथ ही साथ दंगा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो और सभी इश्यू के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो महिला के ऊपर अत्याचार वो है ही है। ऐसे तो सारे देश में जो ऐसे घटना घटते रहते हैं, लेकिन 16% ऑफ द रेप्स हैपनिंग, जो कुछ भी रेप्स हो रहा है, रेप के बाद मर्डर हो रहा है, उसमें देश के 16% राजस्थान में हो रहा है। और रेप और महिला रेप के बाद मर्डर में राजस्थान नंबर 1 है देश में। ये तो रिकॉर्ड पर है, क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड पर इसका पूरा डिटेल स्टैटिस्टिक्स है, उसके अनुसार राजस्थान नंबर 1 है। तो इसीलिए ये तो मुद्दा तो है ही है। और कितना शर्मनाक बात है जी, एक मंत्री विधानसभा में बोलते हैं क्या रेप ज्यादा हो रहा है, ऐसे चर्चा के बीच में वो इंटरव्यून होके बोलते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो मीन्स बेसिकली वो गंभीरता नहीं है, इसको रोकना चाहिए, ये गंभीरता नहीं है। तो ये किसके लिए हो रहा है? एक तो अवैध पैसा जो मिल रहा है लोगों, ये कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार में जो अवैध खनन का हो और कई भ्रष्टाचार में एंटी सोशल एलिमेंट्स का सहारा लेते हैं नेता लोग, कांग्रेस के नेता लोग। तो जब वो लोग अपराध करते हैं उनको लगता है कि हमको पूरा संरक्षण है, हमको जो सत्ता में है, सत्ता में जो है उन लोगों का संरक्षण हमको पूरा है, हमको आशीर्वाद है। इसीलिए इधर कांग्रेस पार्टी के जो इस रवैया के कारण कांग्रेस पार्टी का जो एक अनैतिक संबंध है, अपराध जगत में जो लोग हैं उनके साथ अनैतिक संबंध के कारण, क्योंकि अवैध खनन में, भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, वो सब लोग कांग्रेस ये सब काम करने के लिए उनका सहारा लेता है। जब वो जाके इतना हरकतें करते हैं, अत्याचार करते हैं और कानून व्यवस्था में दखल अंदाज करते हैं, उनको पूरा विश्वास है कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के एमएलए हमको संरक्षण करेंगे। इसके कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए लोग तंग आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को हटाने का निर्णय कर दिया है। प्रहलाद जी, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं जो राजस्थान में जो असामाजिक और अनैतिक ताकतें हैं उनको राजस्थान सरकार संरक्षण दे रही है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री भी यहां पर आए थे तो उन्होंने पूरी कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने दरअसल आउटसोर्स कर दिया और कांग्रेस का जो सारा नेतृत्व और सारे फैसले हैं अर्बन नक्सल ले रहे हैं। और इस तरह के हमले लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, क्या आपको लगता है कि विपक्ष पर इस तरह के हमले उचित हैं? इन लोगों ने जो कर रहा है, तो विपक्ष के नक्सलवाद में हो और नक्सल के बारे में जो लोग धरने पर बैठे थे, मैं अर्बन नक्सल हूं, ये तो लगा के बैठे हुए थे। तो नक्सल के एक तरह जो विचार, नक्सल का विचारधारा है, उनको जो डे लाइट जिन लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं, इसको तो सहज रूप से तो लोगों के ध्यान में तो ये लाना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी में उन लोगों ने क्या क्या कारनामे किया है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, ये सब हमको लोगों के सामने रखना पड़ेगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया है। तो आपको लगता है कि, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री, इसलिए मैं पूछ रहा हूं,
आपको लगता है कि बीते कुछ सालों में खास करके मोदी सरकार आने के बाद जो एक अर्बन नक्सल के जो एक मूवमेंट है जिसको प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी भी कहते हैं, आपकी सरकार को लेकर, हर चीज को लेकर जिस तरह से विरोध होते हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, आपको लगता है कि ये अर्बन नक्सल जो है ज्यादा सक्रिय हुए हैं इस सरकार के खिलाफ, तभी ये मुद्दा आ रहा है बार बार? देखो, ये अवार्ड वापसी से लेके सभी विषय में जो भी हमने कदम उठाते हैं, नक्सल के खिलाफ कदम उठाते हैं, और जब भी ये इस्लामिक जो फंडामेंटलिज्म है उसके जब हम कदम उठाते हैं, जो लोग सड़क में आपके धरना देते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? जब भी मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, जिस मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन के कारण इतने लोगों का हत्या हो गया था, जिस मुस्लिम लीग के कारण देश का बंटवारा हुआ था, तो ये सोच का सवाल है जी। पर वो तो कहते हैं मुस्लिम लीग वो दूसरी थी, ये मुस्लिम लीग अलग है, वो आजादी के बाद बनी मुस्लिम लीग है, ये जो अब इस वाले जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। जो मुस्लिम लीग केरल में आज कर रहे हैं क्या है? तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये नाम मुस्लिम लीग नाम क्यों रखा? फिर अगर अलग है तो नाम क्यों रखा? तो यही जो है, जो लोग उस टाइम थे, इधर केरल हो, कुछ तेलंगाना के पार्ट में हो, यही लोग यही सेम काम कर रहे हैं ना। दे आर डूइंग द सेम बिजनेस, सेम जो उनका जो विचारधारा है, सोच है और फंक्शनिंग सिस्टम है, इसमें क्या बदलाव है? व्हाट इज द चेंज दिस पीपल आर सीइंग व्हेन दे आर कॉलिंग इट एज ए डिफरेंट मुस्लिम लीग? प्रहलाद जी, ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पर विपक्ष आरोप लगाता है। वो कहते हैं कि आप लोग जो है ना इमोशनल कार्ड खेलते हैं, आप लोग धर्म को ले आते हैं। जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्नाटक में भी यही आरोप लगे, अब राजस्थान में प्रधानमंत्री जी आए, सरतन से जुदा, सनातन पे हमले, ये सारे मुद्दे जो हैं, जबकि लोग विपक्ष कहता है, बीजेपी या कांग्रेस कहती है कि भाई आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ो, आप सरतन से जुदा की बात कर रहे हो, आप सनातन पर हमले की बात करके इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं आप लोग। देखिए, इश्यूज कौन देते हैं? इश्यूज पब्लिक डोमेन में कब आता है? सनातन तो हमने नहीं उठाया। सनातन का इशू विदाउट एनी रीजन, कोई कारण, बिना कारण सनातन का इशू कौन उठाया? उदयनिधि स्टालिन को बीजेपी का कोई आदमी जाके बताया था कि आप सनातन का इशू उठाओ? और ये तो क्या ऐसे ही यंग लड़का है, मंत्री है, परिवार के कारण, परिवारवाद के कारण मंत्री है, तो यंग है, छोटे है, तो ये कार्यक्रम गए थे, ऐसे था क्या? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम? द इरेडिकेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। इसका हिंदी में मैं बोलता हूं, राजस्थान के तो हमारा जो गांवों का लोग है उनको भी समझ, सनातन धर्म के सर्वनाश का सम्मेलन, दैट वाज द टाइटल। उसमें जाते हैं और कॉल देते हैं सनातन धर्म का सर्वनाश होना चाहिए, ये डेंगू और कोरोना जैसे रोगों को हम विरोध करने से कुछ नहीं होता है, इसको इरेडिकेट करना चाहिए, इसको समूल नाश करना चाहिए, ये स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद उसका समर्थन कौन किया जी? इसका समर्थन करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी के सुपुत्र करते हैं, वो मंत्री है तो वो करते हैं। उधर के एक गृह मंत्री है कर्नाटक में, वो करते हैं। बिहार में रामचरितमानस को लेके कितना गंदी गंदी अश्लील बात करते हैं। तो ये तो जब आप बोलते हैं और आपका कोई इसमें तालमेल नहीं है, अगर आप देखते हैं तो ये जो गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन है, अपने आप को INDIA बोलते हैं, तो ये घमंडिया गठबंधन सारी सब में, अगर दिल्ली में दोस्ती है तो जयपुर में कुश्ती है। इधर आके केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में जाके बोलते हैं हम लड़ेंगे, लेकिन एक ही चीज में सभी लोग, आप दक्षिण से लेके आप राजस्थान तक, आप एक पूरा डिटेल में देखिए, एक चीज में वो एकत्रित हो गए हैं, वो है सनातन धर्म का निर्मूल।
क्योंकि सभी जगह इन लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है, सत्ता के लिए एक है लेकिन सनातन धर्म के लिए अलग अलग राज्यों में कुश्ती करते हैं, लेकिन इज इट नॉट ए फैक्ट दैट इन लोगों के कहीं ना कहीं एक तो एक नेता जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, तमिलनाडु में डीएमके का हो, कर्नाटक में कांग्रेस का हो, इन लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ इन्होंने बोला है। तो ये आप लोग एक इशू बनाएंगे, चुनाव में रहेगा मुद्दा? नहीं, हमने तो इशू बनाना न बनाना सवाल नहीं जी, ये तो जब बोलते हैं खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, कावड़िया का पर निर्बंध और पीएफआई, जिस पीएफआई सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट था, सिर्फ टेक्निकली इनको निर्बंध लगाने के लिए, बैन लगाने के लिए कुछ हम तैयारी चल रहा है। इसके लिए कानून में जब कोर्ट में जाते हैं पीएफआई को उसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए पूरा बंदोबस्त करके इसका बैन लगाने का चर्चा चल रहा था सारे देश में। पीएफआई को इन्होंने जुलूस के लिए परमिशन देते हैं। जो कावड़िया एक तो धार्मिक हर बार चलने वाले गरीब गांव के लोग करते, उसके ऊपर निर्बंध लगाते हैं। तो इशू तो हमने तो, ये तो कोई मुसलमान के खिलाफ हमने नहीं बोला है, जो हिंदुओं के खिलाफ, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ आप जो कार्रवाई करते हैं कांग्रेस के पार्टी, अभी कर्नाटक में क्या चल रहा है, गणेशोत्सव कर्नाटक में बहुत अच्छी ढंग से मनाते हैं, उसके ऊपर निर्बंध क्यों निर्बंध करते हो आप लोग? तो जब आप निर्बंध करते हो, जो लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं उन लोगों के साथ कोई पार्टी खड़ा होना ये गलत है क्या? आप अगर सनातन धर्म के खिलाफ न बोलते तो इशू कहां बनता था जी? तो कांग्रेस पार्टी अपने तुष्टीकरण के लिए राज करने, ये तो नहीं है जी। हम तो इशू बना रहे हैं, वो तो अपने वोट बैंक रिकन्फर्म करने के लिए, वो लोग जो वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण का राजनीति करते हुए उनका जो 15%, 14% जो वोट है उसको कंफर्म करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट करते ही रहते हैं। उनको वो वोट बैंक बन गए है, गारंटी बन गए, उनका गारंटी ये है, वो गारंटी फिर से कंफर्म करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट जारी करते हैं। हम तो ये तो सिर्फ हम ये नहीं कह रहे, जब हमारे सिर्फ 2 ही एमपीज थे तब भी हम राम मंदिर के लिए लड़ा है। तो इसलिए हमारा तो, हम एक विचारधारा के ऊपर लड़ने वाले लोग हैं। ये लोग वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण राज करते ही आए और अभी भी कर रहे हैं। प्रहलाद जी, ये सारी बातें जो हो रही है इनसे ये एक, क्योंकि आपने अभी गणेश चतुर्थी हुए कर्नाटक में जो हो रहा है, अभी मैंने कल ही देखा कि विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान में भी आकर ये इशू उठाया है और कहा है कि राजस्थान में कई जगह गणेश चतुर्थी के जो प्रोसेशन निकलते थे उनको रास्ता देने के लिए मनाही हो रही है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के समय ही ये विश्व हिंदू परिषद भी आ जाती है? चुनाव के समय, क्योंकि ये सरतन से जुदा का मुद्दा उठा, ये ठीक है राजस्थान में ही सरतन से जुदा हुआ, राजस्थान में ही पीएफआई को, जो आप बिल्कुल सही है, राजस्थान में यहां पीएफआई को एक पैसेज दिया गया, लेकिन ये सब पुरानी बातें हो गई। कुछ महीने पहले सरतन से जुदा जिन्होंने किया उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या फिर भी ये चुनाव में इशू उठेंगे ये सब? नहीं जी, ये अभी भी चल रहा है जी। जब अभी आप पुजारी का हत्या होता है, संतों का हत्या होता है, और ऐसे तो सभी इसमें आप निर्बंध लगाते हैं। और आप अगर 2014 से, जस्ट बिफोर 2014, राम का अस्तित्व इन लोगों ने, प्रभु श्री रामचंद्र का अस्तित्व उन्होंने क्वेश्चन किया था। जब आप लोग करते हैं, आप लोग ऐसे हरकतें करते हैं एज ए पार्टी, इज इट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज द इशू व्हिच इज रिलेटेड टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल? जो हमारा करते हुए हम निभा रहे हैं जी। तो अगर आप इशू नहीं देते तो इशू तो सनातन का से लेके अभी जो इशू चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद ने हाथ में जो लिया है, ये तो इशू आपने दिया है जी। हमने तो थोड़ी अपने, ये तो ऊपर से नहीं गिरते हैं इशू आप दे रहे हैं। ठीक, आप ये नहीं कर रहे, आपको बिना नॉलेज, बिना कोई सोच समझ के करते हैं, ऐसे नहीं मैं मानता हूं। प्लान है, आपको लगता है प्लान्ड है। अगर राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके मुस्लिम लीग
सेक्युलर पार्टी है बोलते हैं और बाकी सबको उन्होंने गाली देता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो तो गाली देता है, ठीक है, तो हमारा और उनका पार्टी अलग है, लेकिन पूरा हिंदू के जो विचारधारा है उसके ऊपर गाली देते, इसका अर्थ क्या है? इट इज ए सोच समझकर एक साजिश है ये। दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी सो दैट हमको 15% वोट तो कम से कम कंफर्म हो जाए। इसी कारण ये सोच समझकर कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है। ठीक, मैं महिला आरक्षण पर आता हूं क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार कह रही है एक बड़ा, और राजस्थान में वुमेन महिला वोटर, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में महिलाओं के वोट खूब बड़ी तादाद में मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में भी महिला वोट काफी बड़ी एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि अब कांग्रेस ये कह रही है, राहुल जी ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो है एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, पता नहीं वो भुगतान होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, क्योंकि राजस्थान में चुनाव थे, क्योंकि 2024 में लोकसभा में चुनाव है, इसलिए आपने इस पूरे बिल को, इस अधिनियम को पास किया। एक बात और आ रही है, वो ये आ रही है, क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, अरे कि अगर इसको पारित ही कराना था और इसको 2029 तक होगा तो फिर उसके लिए विशेष सत्र क्यों बुलाया? आप उसको शीतकालीन सत्र में भी पारित करा सकते थे। तो ये जिसके कांग्रेस के अकाउंट में, तो अभी कांग्रेस का अकाउंट पूरा बैंकरप्ट हो गया है। अच्छा, तो कांग्रेस का अकाउंट ही जब बैंकरप्ट हुआ है, ये लोग क्या बात करते हैं? तो मुझे भी पूछा गया उधर पार्लियामेंट के बाहर विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। एक तो गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर हमको नया पार्लियामेंट में सत्र शुरू करने का था, और जब सोचा गया नया पार्लियामेंट में, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहला बिल कौन सा लेना है, तो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि हम सब लोगों से कैबिनेट में विषय लाया और बातचीत की कि इसमें ये जो महिला आरक्षण बिल है वो लाने से एक ऐतिहासिक एक क्षण बन जाएगा, ऐसे सोच के हमने लाया है। और ये जो चुनाव के समय लाया और आगे होगा, ये क्या बात करते हैं? तो राहुल गांधी तो शायद कांग्रेस पार्टी में एक अलिखित नियम बना दिया है, ये सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। आप देखो, राहुल गांधी से अच्छे कोई भी नहीं बोलना चाहिए, दे शुड नॉट डिलीवर बेटर थिंग्स देन राहुल गांधी, ये तो अलिखित नियम बन गए। अब देखो, मनीष तिवारी है कांग्रेस पार्टी में, लोकसभा में उनको नेता नहीं बनाया है, तो बनाया अधीर रंजन चौधरी को, क्यों? तो ये थोड़ा अच्छे विषय रखते हैं। और ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है सर। हाँ, ये तो इसीलिए ऐसे कांग्रेस का एक बोलने का स्वभाव बन गया है। तो मैं उनको पूछता हूं, ये तो 30-40 वर्ष से ये तो अटके लटके पड़े थे, हर बार 2004 में, 2009 में, 2014 में, ठीक है 2009 और 14 में 2 बार आपके समय में, चुनाव के समय क्यों नहीं किया आपने? तो 2013 में, 2012 में आप ला सकते थे। मैं इन लोगों का इतिहास आप डीडी के थ्रू सारे राजस्थान के जनता को और सारे देश के जनता को मैं बताना चाहता हूं। मुझे 1-1.5 मिनट 2 मिनट का समय दीजिए। बहुत कोशिश करके, पहले इसको देवेगौड़ा जी ने कोशिश किया, बाद में अटल जी के समय बिल भी तैयार था, बिल पेश करने का कोशिश किया। आज जो कांग्रेस के साथ लोग हैं, उन लोगों ने माननीय आडवाणी जी के हाथ से उन्होंने बिल का कॉपी खींच लिया, फाड़ लिया, पूरा रक्कस क्रिएट कर दिया। उसके बाद 2008 में, 2008 में एक बिल पेश किया गया राज्यसभा में, और बाद में उसको भी पूरा प्रोटेक्शन ये करके करा दिया। और 2010 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता सुषमा स्वराज जी, आडवाणी जी और अरुण जेटली जी का प्रेशर के कारण राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा में हमने सपोर्ट किया, और राज्यसभा में सपोर्ट करने के बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। स्टैंडिंग कमेटी को 2010 में राज्यसभा को वापस आया, राज्यसभा में पारित किया, और राज्यसभा से उसको लोकसभा में रिपोर्ट करा दिया, लेकिन लोकसभा में उसका पास करने का कोशिश नहीं किया, ऐसे ही उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। तो इसके एक
तरह से 2008 जो बिल था वो मर्डर किया गया कांग्रेस के हाथों से। आप कह रहे हैं जानबूझकर कांग्रेस जानबूझकर, जो राज्यसभा में हमारे प्रेशर के कारण जब पेश हुआ बिल, हमने सपोर्ट करते हैं आप लेके आओ बिल, ऐसे अरुण जेटली जी ने कहा था, ऐसे सुषमा जी ने कही थी। उसके बाद उन्होंने उधर पारित कर दिया, लोकसभा को रिपोर्ट करा दिया। बट लोकसभा को रिपोर्ट करने के बाद 4 वर्ष 2010 इट वाज रिपोर्टेड इन दी लोकसभा, फ्रॉम राज्यसभा पारित होके इट केम टू लोकसभा एंड 4 इयर्स उन्होंने पारित नहीं किया लोकसभा में। हमने बोला था, आई वॉज देयर एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, हमारा मैं विप भी था उस टाइम, सुषमा जी, अद्वानी जी सब मीटिंग बुलाए थे, तब भी डिसीजन हो गया कि अगर ये बिल लाते हैं तो हमको सपोर्ट करना है। राज्यसभा से जिस दिन पारित होकर हम लोकसभा में रिपोर्ट हुआ, उसी दिन निर्णय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी में डिसीजन हुआ था कि इस बिल को हमको हम सपोर्ट करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को नहीं लाया। यानी आप लोगों ने उस समय लोकसभा में भी सपोर्ट करने का यूपीए सरकार को आश्वासन दे दिया था? हमने आश्वासन दिया था, लेकिन ये भी मैं आज खुलासा करना चाहता हूं, सिर्फ इनके अलायंस के पार्टनर्स नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के एमपीज लोकसभा में जो थे वो लोग इस बिल का विरोध में थे। वो सोनिया जी को जाके मिले और उनको बताया अगर आप ये बिल लाते हैं तो हम उस दिन उपस्थित नहीं रहेंगे। या आप बहुत नई खुलासा कर रहे हैं, पुख्ता बात कर रहे हैं, ये आप प्रमाण के साथ, मतलब आप पुख्ता बात है ये? देखो, सभी के ये जो पॉलिटिकल सर्कल में जो उस टाइम हुआ था मैं वो बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था 2010 में लोकसभा में पारित करने के लिए, उसके कारण वो बिल नहीं लाएगा। अच्छा, ये डीडी के मंच पर ये पहली बार खुलासा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि दरअसल उस समय जो है यूपीए सरकार ये बिल नहीं लाई क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी विरोध था। पर अब सोनिया जी कहती है तो हमारा है, हमारा बिल है ये। न तो अभी तो जब पारित होता है, जब मोदी जी नेतृत्व लेके, एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं पहले से ही जानता हूं, प्रधानमंत्री जी बनने से पहले ही जानता हूं। अभी तो माननीय वो प्रधानमंत्री जी बनने के बाद तो उनके साथ काम करने का मुझे एक सौभाग्य मिला है। अब मोदी जी निर्णय करते हैं, सोच समझकर निर्णय करते हैं, देश के हित में निर्णय करते हैं। एक बार जब निर्णय लेते हैं तो वापस जाने का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए उनको लगा जब मोदी जी पारित ही कर रहे हैं सपोर्ट करके, हम भी थोड़ा उसमें क्रेडिट लेने का कोशिश करें। ये तो काम उन्होंने किया है। अच्छा, इस बार भी जनता के दबाव में, महिला नारी शक्ति के दबाव में उन्होंने सपोर्ट किया है। ये तो वॉलंटरी सपोर्ट नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, आपने 2029 में क्यों, ये तो आप वो भी प्रश्न पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हमको विदाउट डिलिमिटेशन, विदाउट सेंसस कैसे करना। अगर राहुल गांधी का वायनाड है, हम उसको रिजर्वेशन करते हैं, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करना है तो कब क्या होगा? ओके। तो इसीलिए एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ये डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। और लगभग 2000 में जब डिलिमिटेशन का चर्चा चला था, सॉरी 1976 में जब का डिलिमिटेशन का एक डिसीजन हुआ था, तब यही हुआ था 2026 तक। आज का जो आज का जो संख्या है लोकसभा और विधानसभा का, तो उसमें चेंज नहीं होगा। ये तो एक प्रावधान है उसमें। ठीक, बिना इस प्रावधान को टच करते हुए हम डिलिमिटेशन करना है तो पहले हमको सेंसस करना है और उसके बाद डिलिमिटेशन एक आयोग, एक कमीशन बना के हमको आइडेंटिफाई करना है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमको महिला करना है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जनरल रखना है। ये तो सिंपल चीज है, कॉमन सेंस है। फिर भी आप बोलते ही रहेंगे 29 में क्यों, अभी क्यों नहीं। मैं पूछता हूं, आप 10 वर्ष थे, सोनिया जी आप तो एक तरह से आप ही एक अनक्राउंड किंग और क्वीन जैसी थी, व्हाई डिड यू नॉट डू इट? इसका तो उत्तर देना चाहिए आपको। जब भारतीय जनता पार्टी दोनों सदनों में सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, क्यों आपने बिल नहीं लाया?
आज हमको प्रश्न कर रहे 20 ने, हम तो ये तो पूरा विश्वास के साथ माननीय स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 2029 में इसका इंप्लीमेंट होगा, 2029 में इसका इंप्लीमेंट होगा, 100% होगा, क्योंकि ये तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 2031 भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी के देखो इमेजिनेशन को कुछ उत्तर नहीं दे सकते हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ये रूमर फैलाने में एक्सपर्ट है ये लोग। तो ये डिलिमिटेशन का कमीशन बनेगा, सेंसस होगा और बिफोर 2029 इसका इंप्लीमेंट होगा और 29 से 33% लोकसभा विधानसभा, उसके बाद 2029 भी नहीं, 2-3 वर्ष में काम खत्म होगा। 27-28 के बाद जो कुछ भी विधानसभा का चुनाव होगा उसमें इसका इंप्लीमेंट होगा। अब महिलाओं के लिए इतना सरकार कर रही है मोदी सरकार, तो यहां पर एक महिला नेता है बीजेपी की, उनके बारे में खबरें आती हैं कि वो नाराज कर दिया आपने, आप लोग केंद्र से सब कुछ तय कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, आप समझ रहे हैं मैं वसुंधरा जी की बात कर रहा हूं। ये तो एक तरह ये जो प्लांटिंग होता है, स्टोरी प्लांटिंग, ये स्टोरी प्लांटिंग है। तो लास्ट वीक माननीय वसुंधरा जी मेरे घर पे आई थी, मैं सीपी जोशी जी और हमारा अरुण सिंह जी बहुत देर तक बैठे थे। और उसके बाद भी मुझे भी कल भी हमारा परसों कोर कमेटी में भाग ली थी और मेरे और हमारा सीपी जोशी और प्रमुख लोगों के साथ सतत संपर्क में हैं और कल भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में थी। तो ये तो क्या है, तो कांग्रेस पार्टी में झगड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी को झगड़ा का ना, हमारा पार्टी में तो झगड़ा है, उनके पार्टी में झगड़ा है, ये दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। मतलब वसुंधरा जी नाराज नहीं है? अकॉर्डिंग टू मी देयर इज एब्सोल्युटली नो सच। आप जो कह रहे हैं, मैंने आपका एक ट्वीट देखा, जो आप कह रहे हैं, मतलब लोग क्या होता है, खबरों से लोग मतलब निकालते हैं। कल प्रधानमंत्री जी की सभा में उनको वो बोली नहीं तो लोगों ने उसके मतलब निकाले। आपने, लेकिन मैं देख रहा था आप जिस बैठक की बात कर रहे हैं उसमें आपने वसुंधरा जी को टैग करके ट्वीट किया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मतलब वसुंधरा जी इस लड़ाई में कितनी। ऐसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, मैं तो जनता के सामने भी आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू स्पष्ट करना चाहता हूं, जब भी प्रधानमंत्री, मैं तो 2-3 राज्यों का इससे पहले मैं इंचार्ज था, मैं तेलंगाना में था, मैं केरल में था, उत्तराखंड में चुनाव के टाइम में प्रभारी था। जहां मुख्यमंत्री रहता है, अभी कर्नाटक में आई वॉज टोटली इन्वॉल्व, जहां प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री के सामने अगर मुख्यमंत्री है तो, हमारा सरकार है तो मुख्यमंत्री बोलेगा, नहीं तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष बोलेगा। ये तो हमारा पार्टी से नियम बहुत पुराना है। जब 2014 से जब माननीय मोदी जी का सरकार आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का समय इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी आने के बाद हम लोगों को उनको समय देना चाहिए, लोग भी उनको सुनना चाहते हैं। इसके कारण ये तो पहले से ये नियम हमने अपनाया है, इसमें तो वसुंधरा जी को बात करने नहीं दे, इससे कोई इसका तथ्य नहीं है जी। एक दो आखिरी जल्दी से सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की भी बात आ रही है बार बार, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, और राजस्थान में जो है 50 से ज्यादा सीटें हैं जहां ओबीसी वोट बड़े डोमिनेट करते हैं। क्या ये एक इंपॉर्टेंट इशू होगा ओबीसी आरक्षण? उस पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, बीजेपी का रुख क्या है, वो बहुत स्पष्ट नहीं है। ओबीसी को अगर कुछ किया है तो, अगर 27% रिजर्वेशन हमने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी दिया है। काका कालेलकर का जो कमीशन था कब बनाया था? तब से लेके 50 बरस तक जिन लोगों ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। तो अभी भी जो मंडल कमीशन के विरोध कौन किया था? यही राजीव गांधी किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप 10 बरस थे रिसेंट पास्ट, मैं तो पुराने बात तो नहीं कहता हूं जी, आप 2004 से 2014 तक आप थे, आपने क्या किया है? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, रिजर्वेशन नहीं दिया, एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं दिया। जो हम अभी किया है उसके बारे में आप प्रश्न करते हैं। तो उंगलियां हमारे खिलाफ दिखने से पहले आप 60 साल, लगभग 60 साल आपने राज की। चरण सिंह को
कौन हटाया? चंद्रशेखर जी को कैसा ट्रीटमेंट दिया आपने? चरण सिंह जो बहुत बड़ा नेता थे, ओबीसी नेता, उनको क्या किया आप लोगों ने? ये दुनिया जानते हैं जो आप ओबीसी के जो हमारे नेता थे, ओबीसी का जो लोग थे, उनके साथ आपका बर्तव्य क्या था, जनता देख चुके हैं। और कांग्रेस का जो नीति है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति रहा है। किसी ओबीसी, आज ओबीसी उनका ज्ञानोदय हो रहे ओबीसी के बारे में, इससे पहले क्या किया था? तो आप सरकार में थे, ये तो भूलना नहीं चाहिए राहुल बाबा। मैं राहुल जी को यही कहना चाहता हूं, यू आर इन द गवर्नमेंट फॉर ए लॉन्ग, वी आर कंप्लीटिंग 9 years एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट जो मोदी जी ने जो कुछ भी काम किया है। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब 80 करोड़ लोगों को जब हम गरीब कल्याण योजना में जब हम अनाज बांटते हैं, और पीएमएवाई मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, इसमें हाईएस्ट ओबीसी ये है जी। और इसके साथ ही साथ हमें एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, हमने दिया है। आपने क्या किया? एक आध तो गिन के दिखा दो मुझे।